हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाके, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं अपना जो बैच चल रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। कौन सा बैच चल रहा है इस पर बात थोड़ी कर लेते हैं, ठीक है। इस पर बात कर लेते हैं। जो बैच चल रहा है, बैच चल रहा है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। बैच का क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच 90%। टारगेट फ्री बैच 90%। तो अभी तक आपने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस बैच से जरूर जुड़िए। और इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ फ्री वाई ऑफ कोर्स मिलेंगी, फ्री मिलेंगी। किस पे मिलेंगी? ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। इससे आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है तो आप जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट है आपको तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। इसका देख लेते हैं शेड्यूल क्या है। सुबह 10 बजे आपको साइंस की क्लास मिल रही है जिसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हो रही है प्रैक्टिस। तो ये जरूर देखिए जाके, प्लेलिस्ट भी बनी है। सुबह 11 बजे आपको इंग्लिश क्लास मिल रही है, ठीक है। शाम को 4 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के साथ, ठीक है। और शाम को 5 बजे आपको मिल रही है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है और प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी है, आप जरूर देखिए जाके। शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास हो रही है और शाम 9 बजे मैथ कंप्लीट सिलेबस हो गया है और प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। तो आपने अभी तक भी चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। यूट्यूब पर किसी ने फ्री वाई ऑफ कोर्स बैच नहीं दिया है तो हम लोगों ने सोचा है कि आपको फ्री वाई ऑफ कोर्स कराया जाए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे? इसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर, मतलब 4 बजे कौन सा पढ़ा? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये कौन सा है? फर्स्ट पेपर। ये आपने दोनों सब पेपर पढ़ लिए सही से। ये फर्स्ट और सेकंड पेपर आपने पढ़ लिए सही से। फर्स्ट ये दोनों पेपर आपने पढ़ लिए तो टेट है और सी टेट है, इसमें आपको हेल्पफुल मिलेगी। ये यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 पेपर आपने सही से पढ़ लिए तो। और सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में बैक लगती है तो मैथ आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाया गया है, आप ज़रूर देखिए जाके, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे? भारतीय विचारक पढ़ रहे थे। भारतीय विचारक पढ़ रहे थे। भारतीय विचारक पढ़ रहे थे। विचारक क्या पढ़ रहे थे? भारतीय विचारक पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने लोगों ने क्या पढ़ लिया है? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है स्वामी विवेकानंद पढ़ लिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ लिए हैं, महात्मा गांधी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। कर लेते हैं आज की स्टार्ट क्लास बिना टाइम वेस्ट किया। चलो देख लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था और 17 अप्रैल 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मूल रूप से राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक राजनेता थे। ये एक भारतीय दार्शनिक राजनेता थे। इन्होंने 1962 से 1967 तक रूप में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किया, मतलब कार्य किया। वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। ये इनका बूझ लिया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहा था तो आप बता सकते हो। 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था।
वे 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत थे। सोवियत संघ के दूसरे राजदूत थे। तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में हो गई थी, 17 अप्रैल 1975 में हो गई थी। ये एक दार्शनिक राजनेता थे और जो 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 1952 से 1962 तक भारत के ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत भी चुने गए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप में पूछा जाता है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में ये आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, इनके विचार देख लेते हैं इनके पॉइंट मैन क्या था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक थे, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा विवादित थे, राजनेता थे, शिक्षक थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे, बिल्कुल सही बात। दूसरा पॉइंट, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। क्या हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तीसरा पॉइंट, वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। वे 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत भी रहे थे। ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और 1931 से 1936 तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति भी रहे थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरे कुलपति रहे थे। इन्हें साल 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1954 में। कब किया गया था? 1954 में भारत रत्न से ही सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका जन्म तो आपको बड़े 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी इनके मनाया, क्योंकि इन्होंने शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो इन्हें शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है, वे एक हिंदू विचारक थे, आध्यात्मिक मतलब हिंदू विचारक थे, भारतीय संस्कृति के समानार्थी थे। ठीक है, तो वो एक हिंदू भी विचारक थे। तो इनका ये पॉइंट आप की पॉइंट आप नोट कर सकते हो। इनका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये इनके की पॉइंट है। यहाँ से आपको ये तो आप डीएलएड में तो पूछा ही जाएगा, आप अदर एग्जाम भी दोगे तो भी पूछ लिया जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं और पॉइंट देखते हैं, ये तो पढ़ लिया था। नेक्स्ट है, इनका मानना था कि शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होना चाहिए। इनका मानना था शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होना चाहिए। विद्यार्थी मतलब शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक जो छात्र होना चाहिए, जो उनको ध्यान में रख के उसका पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और वैसी ही शिक्षा बनानी चाहिए। सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए पाठ्यक्रम, कठिन से सरल की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इनका ये मानना था। इनका मानना था कि शिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति प्रेम, मानवता और समन्वय की शिक्षा देना चाहिए। मतलब इनका मानना था कि बालक को ही मानवता का और समन्वय की शिक्षा देना चाहिए। इन्हें साल 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट कितना पॉइंट है, 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट इनके क्या है, इनका जन्म ये तो हम देख ही चुके हैं। इनका जन्म 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सी बात है, पढ़ चुके हैं। वे एक ये भी पढ़ चुके विचारक थे भारतीय। उनका मानना था शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। ये पॉइंट पढ़ चुके ना, ये और 2 बार हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अब पढ़ेंगे। ये हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
इनका इतना ही बेसिक था। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, इनका याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 1975 में। इन्हें भारत रत्न कब मिला था, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कब रहे थे, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कब रहे थे, 1952 से 1962 थे। उपराष्ट्रपति करो 1939 से 52 तक सभी संघ के भारतीय रहे थे, सोवियत संघ के सदस्य रहे थे। ठीक है, तो इनका ये आप याद रखना है इनमें, और ये पॉइंट थे इनके कीजिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे हम, ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे होंगे जिग्गू भाई। ये अपने सिलेबस में भारतीय विचारक में लास्ट पॉइंट है, जिग्गू भाई। लास्ट पॉइंट बचा है जिग्गू भाई, जिग्गू भाई। देखा, ठीक है, जिग्गू भाई पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जिग्गू भाई। विचार भारतीय विचारकों में ये लास्ट पॉइंट है। इनका बेसिक देख लेते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इनका क्या था, इनका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या था, पूरा नाम था इनका गिरजा, गिरजा, गिरजा शंकर, गिरजा शंकर भगवान, भगवान जीवा देगा। इनका पूरा नाम क्या था, गिरजा शंकर भगवान विदेगा था इनका नाम, पूरा नाम था। इनका किस राज्य में इनका जन्म कब हुआ था, जन्म, जन्म देख लेते हैं, जन्म कब हुआ था, जन्म, इनका जन्म काल कितने हैं, जीवन काल देख लेते हैं, जीवन काल, जीवन काल, जीवन काल इनका रहा है 1885 में इनका जन्म हुआ है, 1885 में इनका जन्म हुआ, और 39 में इनकी मृत्यु हुई, 1939 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और किस राज्य में जन्म हुआ था, राज्य में जन्म हुआ था, किस राज्य में जन्म हुआ था, गुजरात में, गुजरात, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उपनाम इनका क्या था, उपनाम क्या था, उपनाम भी लेते हैं अब बच्चों के बीच या बचपन का नाम, उपनाम देख लेते हैं, उपनाम, उपनाम इनका क्या था, उपनाम इनका था मूंछों वाली माता जी, मूंछों वाली माता जी, माता जी, माता जी इनका उपनाम या बचपन का नाम मूंछों वाली माता जी। ठीक है, मूंछों वाली माता जी। तो इनका देखते हैं क्या है, इनका इनका जन्म, इनका जन्म, इनका पूरा नाम क्या था, ये पूछ लिया था, इनमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पूरा नाम आप गिरजाशंकर भगवान जी वैद्य था। और नेक्स्ट, इनका जीवन काल कितना रहा, 1885 में इनकी जन्म हुआ था, 1939 में इनकी मृत्यु हुई। किस राज्य में जन्म हुआ था, गुजरात में जन्म हुआ था। इनका उपनाम क्या था, मूंछों वाली माता। ठीक है, मूंछों वाली माता इनका उपनाम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकी पुस्तकें, प्रमुख प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, प्रमुख प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, प्रमुख पुस्तकें थी, देखो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, प्रमुख पुस्तकें थी इनकी विद्यालय से शिक्षण, विद्यालय में शिक्षा शिक्षण जैसा, विद्यालय में शिक्षण शिक्षा जैसे, जैसे विद्या स्वपन, दिव्या स्वपन, मूर्ख, मूर्ख ब्राह्मण, भूत,
भूत का भाई, भाई और ग्रामीण, ग्रामीण विद्यालय, विद्यालय में शिक्षा, में शिक्षा या शिक्षण, शिक्षण का तख्त। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो। इनके शिक्षण बिंदु का आते हैं, शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। शिक्षण बिंदु, शैक्षिक बिंदु या शिक्षण बिंदु एक ही बात होती है। बिंदु देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नंबर एक, नंबर एक देख लेते हैं। जिग्गू भाई भारत में बाल केंद्रित शिक्षा सबसे बड़े समर्थक थे। जिग्गू भाई, जिग्गू भाई जिग्गू भाई जिग्गू भाई भारत में, भारत में बाल केंद्रित, केंद्रित शिक्षा, शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक, समर्थक थे। ठीक है, जिग्गू भाई भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। सवाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। इनका मानना था कि बालक को बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने दूसरा पॉइंट लिख सकते, इन्होंने इन्होंने बाल इन्होंने बाल देवो भव का नारा दिया था, नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने बाल देवो भव का नारा दिया था। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इन्होंने क्या किया था, इनकी शिक्षण संस्थाएं बाल मंदिर के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी इनकी शिक्षण शिक्षण संस्था 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 बाल मंदिर मंदिर के नाम से जानी जाती है, से जानी जाती है। ठीक है, इनकी शिक्षण संस्था बाल मंदिर के नाम से जानी जाती है, जानी गई है। एक ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो। जिग्गू भाई ने तात्कालीन बाल साहित्य के लिए उन्होंने पुस्तकें लिखी। ठीक है, या और लिख सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो और लिख सकते हो भैया, शिक्षा छात्री के लिए हर बालक अद्वितीय एवं जीवंत ग्रंथ है। ठीक है,
अपने, और लिख सकते अपने ही विद्यालय में इन्होंने बालकों पर कई प्रयोग किए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो 4, पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 4 लिख सकते हो। अपने ही विद्यालय में इन्होंने बालकों पर कई प्रयोग किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड, अपने ही विद्यालयों में इन्होंने बालकों पर कई प्रयोग किए। ठीक है, इन्होंने शिक्षा को एक पुजारी एवं बालक को एक देवता माना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट। इन्होंने शिक्षक को शिक्षक को एक पुजारी एवं बालक को एक देवता माना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक्षक को एक पुजारी माना है और बालक को देवता माना है। बालक को क्या माना, देवता माना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, लिखना चाहो, बस लास्ट 6 पॉइंट बहुत हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट लिखना चाहो लिख देते हो। ये ध्यान रखना, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे कि आपको वो पॉइंट पढ़ा रहे हैं जो आपको डीएलएड में तो फायदा होगा ही होगा। आपको अदर एग्जाम भी दोगे ना, जैसे टेट सीटेट वगैरह, वहाँ पे भी ऐसे दिया जाए। ये की पॉइंट देख लेना, किसी ने आपको डीएलएड में पढ़ाए हों। ठीक है, ये आप देख लेना, जो वहाँ पे आप बैच परचेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ पे आप देखना ऐसे पढ़ाया रहो, बनलाइनर ऐसे करके पढ़ा रहे हो। आपने किसी ने किया, ये बुक से पढ़ा रहे हैं सीधे सीधे। ये सारा नोट्स है हमारे पास, कंप्लीट नोट्स हैं, उससे आपको पढ़ा रहे हैं। वो सारा कुछ आपको, ये सब पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे आपको लाभ मिलेगा। अभी आपको डीएलएड, फिर आपको सीटेट है, टेट के, उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाएगी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, कोई भी आपको पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ना आप, जैसे आप कंटेंट बना लेना पहले, तो आपको पता लगेगा। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इन्होंने विद्यालय को एक मंदिर माना और जिसका देवता बालक है। वही पॉइंट है, इन्होंने विद्यालय विद्यालय को एक मंदिर माना है जिसका देवता बालक है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। उन्होंने विद्यालय को एक मंदिर माना है जिसका देवता बालक को माना है। एक और पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 इतने पॉइंट फिर बहुत हो जाए। जिग्गू भाई हमेशा
जिग्गू भाई हमेशा भारतीय शिक्षा भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी योगदान के लिए जाने जाते हैं ठीक है। तो ये है हमारे की पॉइंट, ये देख लेते हैं शुरू से। शिक्षण बिंदु क्या है? शिक्षण बिंदु पहलू बिंदु है, जिग्गू भाई भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने बाल देवो भव का नारा भी दिया था। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीन नोट कर लो। नेक्स्ट है, इन्होंने शिक्षण संस्थान बाल केंद्र मंदिर के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इन्हें अपने ही विद्यालय में इन्होंने बालकों पर कई प्रयोग किए, ठीक है, कई प्रयोग किए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं सारे, ये देख तो। नेक्स्ट है, इन्होंने शिक्षक को एक पुजारी माना है और बालक को उसका देवता माना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने विद्यालय को एक मंदिर माना है जिसका देवता बालक है। जिसका देवता कौन है? बालक है। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिग्गू भाई हमेशा भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी योगदान के लिए जाने जाते हैं या जाने जाएंगे। ये थे इनके की पॉइंट। अब हम देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। जिग्गू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिग्गू भाई के शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे। तो आप क्या लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। देखो, जिग्गू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शन है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। 1 नंबर 2 नंबर में आप इतना लिखा हो, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डीएलएड में ज़्यादा लिखना नहीं लिखा जाता है, ठीक है, कि आप कितना भी लिख के आ रहे हो। एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं, तो कितना लिखोगे? 1 घंटा मिलता है आपको, तो ठीक है। ये पेपर कितने नंबर का? ये पेपर आपका 50 नंबर का है। तो ये आपको अच्छे से ही पढ़ना है। तो आपको क्या लिखना है, जिग्गू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार थे, तो आप लिख सकते हो ये वाला। ये हम लोग पढ़ के भी अभी आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, जिग्गू भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिग्गू भाई ने किन किन शिक्षण विधियों के लिए प्रयोग पर जोर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिग्गू भाई ने किन किन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर जोर दिया? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, जिग्गू भाई ने शिक्षण विधियों को निम्नलिखित विधियों पर जोर दिया। पहली विधि कौन सा है? क्रिया द्वारा सीखना। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, क्रिया द्वारा। कोई भी बच्चा अपने स्वयं से सीखता है या क्रिया करके सीखता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है शिक्षण अधिगम, ठीक है। दूसरा उन्होंने किस पे जोर दिया? उन्होंने कहा है कहानियों एवं नाटकों द्वारा सीखना। मतलब कहानियों द्वारा सिखाया जाए, उसके पूर्व ज्ञान द्वारा सिखाया जाए। कोई भी आपको चैप्टर पढ़ाना है, कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, उसको कहानियों के अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे हो
तो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया खेल विधि द्वारा सीखना। जो बच्चा खेल खेल में सीख जाता है तो उससे को अलग ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो तीन पॉइंट कौन कौन से दिए उन्होंने, कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी एवं नाटकों द्वारा सीखना, या खेल विधि द्वारा सीखना। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये आपको सीटेट में भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सीटेट और टेट में सीधे सीधे 1 नंबर में आपको, ये तो 1 नंबर में आते हैं, ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं। जिग्गू भाई ने किन किन शिक्षण विधियों पर जोर दिया, तो आप लिख सकते हो क्रिया द्वारा सीखना, कहानी एवं नाटकों द्वारा सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना। जैसे आप जब छोटे होते तो दादी माँ या जो भी अभी मम्मी कहानियाँ सुनाती तो वो अभी तक भी आपको याद हैं, तो वो देखो आपको फिलो में याद हो जाती है। तो ये कहानियों के द्वारा कोई चीज़ आप सीखोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, और क्रिया करके कोई भी आप प्रैक्टिकल कर लो। प्रैक्टिकल आपने कर लिया, जैसे कोई प्रैक्टिकल कर लिया, जैसे आपने शुरू में आपने साइकिल चलाना सीखा तो धीरे धीरे चलाना सीखा, तो क्रिया ही तो की है, तो अब आप उसके एक्सपर्ट हो गए। खेल विधि में जैसे आप पहले क्रिकेट खेलते हो, क्या कुछ भी कोई भी गेम खेलते हो या सीखने की बात है, तो शुरू में तो उतने एक्सपर्ट नहीं होते, जैसे थोड़ा थोड़ा सीख करते हो काम, खेलते हो, उसके बाद सीखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बढ़िया स्किल आ जाती है। तो ये खेलने विधि। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, पॉइंट आगे देखते हैं इसमें उन्होंने और क्या किया। छात्रों को भाषा शिक्षा में सर्वप्रथम पढ़ाना, फिर लिखना, मतलब पहले क्या बना, छात्र को भाषा शिक्षा पढ़ाना, फिर लिखना सिखाना। पहले भाषा को पढ़ाना, फिर छात्र को लिखना सिखाया जाए। छात्रों को लेखन में सबसे पहले रेखाएं बनाना सिखाया है। सबसे पहले बच्चों को क्या ऐसी रेखाएं बनाना सिखाना चाहिए, उसके बाद ही वैसे पेन पकड़ना सीखेगा, तो वो ऐसे रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी करेगा, ये थोड़ी एग्जैक्ट सीधी कर दे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। जैसे छोटा बच्चा तो आप कहो कि ऐसे सीधे ऐसे रेखा कर दे, नहीं, वो कभी ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा। तो सबसे पहले क्या कहा उन्होंने कहा कि छात्रों को लेखन में सबसे पहले रेखाएं बनाना सिखाई जाए। ठीक है, कविता शिक्षण लोकगीतों के माध्यम से, कविताओं शिक्षण गीतों के माध्यम से, मतलब कविताएं सुना के सिखाया जाए। ठीक है, मतलब पोएम है, कविता इंग्लिश में कहते हैं पोएम, तथा व्याकरण की शिक्षा पृथक ना देकर, मतलब व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाए शुरू में। व्याकरण मतलब का खा गा गा घा बढ़ा रहे हो, ये चीज़ ना होना चाहिए, देकर शिक्षण के साथ साथ ही जाए। ठीक है, पृथक से ना देकर पाठ शिक्षण के साथ साथ दी जाए, थोड़ा थोड़ा करके दी जाए। आकृतियों के माध्यम से वर्ण ज्ञान, मतलब आकृतियों के माध्यम से आपको वर्णों का ज्ञान कराना चाहिए या लेख कराना चाहिए। जैसे का से क्या होता है, का से कैसे पढ़ाते हैं, का से कबूतर क्या पढ़ाते हैं, छोटा बड़ा पढ़ाते हैं, छोटा सा बड़ा, छोटा आ बड़ा आ, ये सब पढ़ाते हैं ना। तो इनका ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके आकृतियों को बनाकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इनका मानना था। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप 2 नंबर में कंफर्म कर लो, 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो आपने ये कर लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है जिग्गू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिग्गू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बताइए। जिग्गू भाई ने शिक्षा का स्वरूप कैसा बताया, इसके पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जिग्गू भाई ने बच्चों की शिक्षा में क्रांति ला दी थी। मतलब बच्चों के क्षेत्र में, मतलब जिग्गू भाई ने इतने प्रयास किए जो बच्चों की शिक्षा में क्रांति ला दी। उन्होंने क्या माना, उन्होंने क्या माना कि विद्यालय को, मतलब शिक्षक को पुजारी माना और देवता उसका बच्चे को माना है। ठीक है, देवता किसको माना, बच्चे को माना। तो उन्होंने कहा जिग्गू भाई ने बच्चों को
की शिक्षा में क्रांति ला दी। मतलब बहुत सारे इससे प्रयोग किए जो क्रांति आई। वे शिक्षा के बाल केंद्र के रूप में समर्थक थे, बाल केंद्रित स्वरूप को मानते थे। वो शिक्षा को बाल केंद्रित स्वरूप होना चाहिए, जैसे बच्चा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं बच्चे को साइड में रख के आप उसका शिक्षण मतलब पाठ्यक्रम बना रहे हो। ठीक है, ये एक शिक्षण उपागम है, ये एक शिक्षण उपागम है, शैक्षिक उपागम है। ठीक, शैक्षिक उपागम है जिसमें बालक की स्वयं की रुचियां पाठ्यक्रम में प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने में सार्थक भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात, सार्थक भूमिका निभाती हैं। मैं तो बालक की भूमिका, बालक को ध्यान में रखते हुए, बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ना कि बालक को साइड में रख के। ठीक है, वही है। बालक पुस्तकों एवं विषय क्षेत्रों से एकमात्र सीखने की अपेक्षा है, एकमात्र सीखने की अपेक्षा है। अपने स्वयं के सार्थक अमूर्त अनुभवों की पूर्व रचना करके अधिक सीखता है, अधिक सीखता है। मतलब वो बच्चा अपने अनुभव से या पूर्व ज्ञान से, मतलब शिक्षण जो है बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ कर दिया जाए तो वो बालक अधिक सीखता है, और स्वयं से जोड़ के देना चाहिए। ठीक है, अतः बच्चों को अपने मूर्त अनुभवों के विकास का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात, मतलब बच्चों को अपने अमूर्त अनुभवों को, मतलब पूर्व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। जितना बच्चों को अवसर देगा उतना ही बच्चा अलग सीखे। और अब मतलब एनपीपी मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि बच्चे को जितना आप अवसर दोगे, मतलब बच्चे को आप भगवान मान लो, बच्चे को दंड नहीं दे सकते हो। अब दंड वाली शिक्षा चली गई है कि बच्चे को आप क्या करना है, बच्चे को जितना अवसर दोगे, मतलब जितने कार्य करने का मतलब स्वयं से दोगे, फ्रीडम रखोगे, उतना ही बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, उसके आधार पर उन्हें सिखाना चाहिए तथा उनके आधार पर सिखाना चाहिए। मतलब बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर सिखाना चाहिए, उन्हें ज़्यादा ज़्यादा अवसर देना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्वयं से करने को पॉइंट देना चाहिए, जिससे बच्चे अधिक सीख सकते हैं। तो ये इनका पॉइंट था, इनका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हर जगह पूछे जाएंगे। ठीक, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, जिग्गू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। जिग्गू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने लिए। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जिग्गू भाई। जिग्गू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन सा? नंबर 1, छात्र का समुचित विकास होना चाहिए। छात्र का समुचित विकास मतलब छात्र का जो विकास होना चाहिए, मतलब छात्र का विकास मतलब हर एरिया में होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, ये विकास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, छात्र की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास होना चाहिए। वही पॉइंट है, मानसिक विकास होना चाहिए, सृजनात्मक विकास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना। बालक में मतलब छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना। बालक को शिक्षा के माध्यम से ही आप अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो ये इनका की पॉइंट थे, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ये आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, कौन से पॉइंट थे, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, इनका आप ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये आज हमारे अपने ये क्या ख़त्म हो गए, ये भारतीय विचार ख़त्म हो गए। अब कल से हम पढ़ेंगे प्लेटो वगैरह, प्लेटो है, रूसो है, जॉन डीवी है, प्रोवेल हैं, मांटेसी, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ के आना। तो एक पॉइंट लिखना चाहो इनमें और लिख लो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, भाई यही बहुत है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। वे शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे, वो तो हमने पढ़ लिया। बालक पुस्तक के स्तर अक्षरों की अपेक्षा मूर्त अनुभव के ये चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। कल हम पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे विदेशी विचारक या पाश्चात्य विचारक। ठीक है,
कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ रहे होंगे, पश्चात विचारक या विदेशी विचारक। ठीक है, ये भारतीय विचारक थे, अब पढ़ेंगे विदेशी विचारक या पश्चात विचारक। विचारक, इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, इनमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लेटो पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, रूस पढ़ेंगे, रूसो पढ़ेंगे, रूसो पढ़ेंगे, जॉन डीवी पढ़ेंगे, जॉन डीवी, जॉन डीवी पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, वेल पढ़ेंगे, फिर वेल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मॉन्टेसरी। ये सब हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कल पढ़ के आना, इनका थोड़ा अध्ययन पढ़ना। कल हम पढ़ेंगे प्लेटो, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद रूस से पढ़ेंगे, फिर जॉन डीवी पढ़ेंगे, फिर वेल पढ़ेंगे, फिर मॉन्टेसरी वाले ये पढ़ेंगे। फिर खत्म हो जाएगा यूनिट अपना फर्स्ट, मतलब खंड का फर्स्ट हो जाए, प्रारंभिक शिक्षा खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे शिक्षा और सामाजिक। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आपने स्क्रीनशॉट इसका नहीं ले पाए हो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका 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 स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, और इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इधर ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो। ठीक, कल हम पढ़े रहेंगे ये चीज़। तो यूट्यूब पर किसी ने भैया फ्री बैच नहीं दिया, तो हम लोगों ने सोचा है फ्री बैच ऑफकोर्स आपको कराया जाए। ठीक है, तो ये आप कैसी क्लास लगी तो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको कैसे। और लाइक भी साथ में कर दिया करो, तुम लोग लाइक नहीं करते भैया, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। अब भाई ये एक बार आप जरूर देख लेना, कंटेंट जरूर मैच कर लेना। जो लोग आपको परचेज दे रहे हैं 200, 300, 500 में बैच बेच रहे हैं उनसे, और मेरा बैच आप कंपेयर कर लेना और सिलेबस देख लेना कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।